गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है शुक्र जनन। अब शुक्र जनन क्या होता है? जनरली अगर देखा जाए तो जितने मनुष्य में ये प्रकृति होती है मनुष्य की कि वो अपने अपने युग्मकों का निर्माण करता है, तो इनको हम बोलते हैं युग्म जनन। युग्म जनन का मतलब ये होता है युग्मक निर्माण। क्योंकि मेल और फीमेल दोनों सेपरेट होते हैं, नर एवं मादा दोनों अलग अलग होते हैं, और अगर अलग अलग होते हैं तो स्वाभाविक सी बात है इनमें भी जो युग्मकों का निर्माण होता है वो अलग अलग होगा। मतलब कि इनके गैमेट्स का जो निर्माण होगा वो अलग अलग होगा। जनरली अगर हम देखें तो जितने भी पुरुष होते हैं या मेल जो होते हैं उनमें स्पर्म का निर्माण होता है गैमेट के रूप में, और फीमेल्स जो होती है उनमें ओवम का निर्माण होता है। तो इनके जो बनने की प्रक्रिया होती है उनका एक पर्टिकुलर नाम होता है जिसको हम बोलते हैं युग्मक जनन। अगर हम किसी मेल में या पुरुषों में जो युग्मकों का निर्माण होता है तो उसको हम बोलते हैं शुक्र जनन। क्यों बोलते हैं शुक्र जनन? क्योंकि जितने भी मेल्स होते हैं या जितने भी पुरुष होते हैं उनमें शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु ही क्या होते हैं? उनके युग्मक होते हैं। तो पुरुषों में युग्मक निर्माण या फिर शुक्र जनन की क्रिया या शुक्राणु निर्माण की जो क्रिया होती है उसको बोला जाता है शुक्र जनन, जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि स्पर्म के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाता है, या शुक्राणु निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको शुक्राणु जनन बोलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। क्यों है महत्वपूर्ण? क्योंकि एग्जाम में भी ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछते हैं। इस चैप्टर में से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछते हैं, इसलिए ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है और मैं एक एक सिंगल इसलिए बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो आज जो हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं वो शुक्र जनन की प्रोसेस पढ़ रहे हैं। आपको ये टॉपिक तब समझ में आएगा जब आपने टेस्टिस या वृषण की संरचना पढ़ी है। तो वृषण की संरचना में आपने देखा होगा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? आपने ये वाली स्ट्रक्चर पढ़ी होगी जिसमें इस तरह से गोले बने होते हैं, इस तरह से। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ाई थी। तो जितने भी मेल्स होते हैं, मेल में जो टेस्टिस होती है वो पेयर में 1 होती है, मतलब 2 होती है नंबर्स में, और उनके अंदर क्या होते हैं? उनके अंदर बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं जिसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। इनकी नंबर्स 200 से 250 तक होती है, और प्रत्येक ट्यूब्यूल के अंदर क्या होती है? जर्मिनल एपिथीलियम होती है। जर्मिनल एपिथीलियम मतलब कि उनके ऊपर जो लेयर्स होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर उसको बोला जाता है जर्मिनल एपिथीलियम। ये जो जर्मिनल एपिथीलियम होती है इनमें विभाजन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? स्पर्म का निर्माण होता है। पर ये इतना इजी नहीं होता है, ये एक स्टेप में होता है और कुछ विभाजन के फलस्वरूप होता है, मतलब समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ही शुक्राणु का निर्माण होता है। पर ये प्रोसेस कब होती है? जब प्यूबर्टी आती है। मतलब कि अगर कोई बच्चा जो है वो आफ्टर 12 या 13 की एज का के बाद जब मेच्योरिटी फेज में वो जाता है तो उस समय क्या होता है? उसमें कुछ हार्मोनल बदलाव होते हैं। उसकी जो टेस्टिस होती है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव करती है, जिसके कारण उसमें बहुत सारे शारीरिक मानसिक बदलाव आते हैं। तो ये जो बदलाव होते हैं वो हमारे शरीर में क्यों दिखते हैं? क्यों उसका कारण होता है? क्योंकि बहुत सारे बदलाव इसलिए होते हैं क्योंकि हार्मोन्स के कारण, हार्मोन्स में वृद्धि होती है, हार्मोन्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिसका पूरा इफेक्ट हमारे शरीर के ऊपर दिखता है। पर आंतरिक तौर पर ये क्या होता है? आंतरिक तौर पर भी ये बदलाव होते हैं। तो आंतरिक तौर पर ये बदलाव कहाँ होते हैं? हमारे जनन ग्रंथियों में ये बदलाव होते हैं, जिसके कारण की द्वितीय वृद्धि होती है शरीर की। तो जितने भी मेल्स होते हैं, मेल्स में मेच्योरिटी पीरियड में क्या होगा? उनके शुक्राणु का निर्माण होता है या शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है। जनरली अगर देखा जाए तो ये मैंने आपको बता दिया था कि जर्मिनल एपिथीलियम होती है। तो जर्मिनल एपिथीलियम जो होती है वो विभाजित होकर कोशिकाओं का निर्माण करती है और वही कोशिकाएं स्पर्म का निर्माण करती है। तो जर्मिनल एपिथीलियम से शुक्राणु बनने तक की जो प्रक्रिया होती है उसको शुक्र जनन बोला जाता है। पर ये जो शुक्र जनन की प्रक्रिया है वो एक कंप्लीट पाथ में या फेज में या अवस्था में बदलती है या अवस्था में पूरी होती है। इन पूरी अवस्थाओं को मतलब जर्मिनल एपिथीलियम से लेकर स्पर्म बनने तक की जो जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसको 3 अलग अलग अवस्थाओं में बांटा जाता है। फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है? गुणन की प्रावस्था होती है। पहले हम इनको देख लेते हैं ताकि फिर अंदर की चीजें हमको समझ में आ जाएगी। गुणन की प्रावस्था का मतलब, गुणन का मतलब क्या होता है? कोशिकाओं का विभाजित होकर डबल हो जाना। गुणा जब हम करते हैं तो क्या होता है? 2 × 2
कितना हो जाता है 4 हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी होता है कि जो कोशिकाएं होती है वो सबसे पहले क्या होती है, गुणित होती है, मतलब विभाजित होती है, तो संख्या में क्या होती है, बढ़ती जाती है। फिर उसके बाद वृद्धि की अवस्था होती है। वृद्धि की अवस्था में क्या होगा, कोशिकाएं जो होती है वो वृद्धि करती है, मतलब साइज में बड़ी हो जाती है। और थर्ड होता है परिपक्व की अवस्था, मतलब इस समय क्या होता है, मेच्योरिटी आती है। जो कोशिकाएं बनी है वो कोशिकाएं किसका निर्माण कर देगी आगे जाकर, शुक्राणुओं का। तो इस तरह से एक अवस्था में 3 अलग अलग स्टेजेस में ये प्रक्रिया संपन्न होती है। अंदर जब हम इसके जाते हैं तो ये बहुत सारी अलग अलग स्टेजेस आपको दिख रही होंगी। इन स्टेजेस का नाम होता है, फर्स्ट हम शुरू करते हैं यहाँ से। जब जर्मिनल एपिथेलियम, मतलब जब हम टेस्टिस की बात करें तो ये वाली कोशिका, ये वाली स्तर, ये स्तर की जो कोशिका है उनमें विभाजन की क्षमता होती है, वो अपने आप ही विभाजित होती है। तो वो जर्मिनल एपिथेलियम विभाजित होकर फर्स्ट सेल जो बनाती है उसको बोला जाता है प्राइमोर्डियल जर्म सेल। जर्म सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जर्मिनेट होगी ये आगे जाकर, किसी चीज का निर्माण करेगी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल। यहाँ से यहाँ तक का जो विभाजन होता है वो होता है समसूत्री विभाजन। आपको एक चीज इसमें दिख रही होगी कि यहाँ तक जितनी भी सेल्स है वो 2 एंड है, और बाकी की जितनी सेल्स है यहाँ तक के बाद की जो सेल्स है वो सिंगल एंड है। तो डबल एंड जब तक ये रहेगी तब तक कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो समान होते हैं, सब कोशिकाओं में समान है, पर यहाँ पर ये कैसे हो गए, आधे आधे हो गए। तो बाकी में जो विभाजन होगा वो अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो जब समसूत्री विभाजन होता है तो ये समान कोशिकाओं में बटेगी। एक कोशिका विभाजित होकर 2 कोशिकाएं बनाती है, 2 से 4 और 4 से 8 कोशिकाएं बनती है। तो ये जो कोशिकाएं बनती है इन सभी कोशिकाओं को बोला जाता है स्पर्मेटोगोनिया। क्योंकि इंग्लिश में शुक्रजनक मतलब शुक्राणु को क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। और डायग्राम आपको इंग्लिश में ही याद करना, चाहे आप कितनी हिंदी पढ़ लो पर डायग्राम आपको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेंगे, जितने इससे ज्यादा हिंदी नहीं की जा सकती है। तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो है वो समसूत्री विभाजन द्वारा 8 समान कोशिकाओं में बढ़ती है, जिन्हें क्या बोला जाता है, स्पर्मेटोगोनिया। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं नाम में, तो आपको ये बार बार लिखकर ही लर्न करना पड़ेगा। ये जो स्पर्मेटोगोनिया की जो कोशिकाएं होती है ये बाकी कोशिकाएं क्या होती है, नष्ट हो जाती है, और इनमें से एक ही कोशिका जो होती है वो वृद्धि कर कर बड़ी हो जाती है। आप देख रहे होंगे साइज में बड़ी है, तो ये वृद्धि करके बड़ी होगी, इसलिए इस अवस्था को बोला जाता है वृद्धि की अवस्था। यहाँ तक क्या हुआ, कोशिकाओं में गुणन हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं गुणन की अवस्था। यहाँ से अब जो विभाजन होगा वो होगा अर्धसूत्री, क्योंकि यहाँ से गुणसूत्र की संख्या जो होती है प्रत्येक कोशिका में आधी होती जाती है। तो अब अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री, अब जो फर्स्ट कोशिका बनती है, जो एक मैच्योर होकर बड़ी होकर जो एक कोशिका बनी है उसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ पर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है, मतलब प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है। बाकी की जो कोशिकाएं हैं वो इस कोशिका को बड़ा होने में मदद करती है, मतलब इसकी हेल्प करती है, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, इसको फूड प्रोवाइड करती है, ताकि ग्रोथ करके क्या हो जाए, बड़ी हो जाए। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुआ, मतलब फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन के बाद ये कोशिकाएं फिर से विभाजित होती है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूक्लियस केंद्रक की संख्या कितनी हो गई है, 1 हो गई, सिंगल हो गई। फिर से यहाँ पर क्या होगा, डिवीजन होगा, फिर से विभाजन होगा, और ये समान 4 कोशिकाओं में बढ़ जाती है। तो ये वाली जो फर्स्ट सेल है जिसने वृद्धि करी है उसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं, और जो इसके बाद जो सेल्स बनती है उसको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं। इसके विभाजन से जो 4 समान कोशिकाएं बनती है उसको स्पर्मेटिड बोला जाता है। उनके कोई हिंदी नाम नहीं याद करने, आपको इंग्लिश ही नाम याद करने हैं। ये स्पर्मेटोसाइट की जो कोशिकाएं होती हैं ये मैच्योर होकर इनमें भी विभाजन होता है, उसके फलस्वरूप क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। अब यहाँ पर एक चीज ये हुई है कि फर्स्ट में कितनी कोशिका थी, 1 कोशिका थी, और लास्ट में कितने स्पर्म बने, 4 स्पर्म बने। तो यहाँ पर शुक्रजनन की प्रक्रिया में यही डिफरेंस होता है कि 1 कोशिका से 4 स्पर्म बनते हैं। पर अगर oogenesis की प्रक्रिया पढ़े या फिर स्त्रियों में हम गैमेट निर्माण या युग्मक निर्माण की जब प्रक्रिया पढ़ते हैं तो उनमें अलग होता है। क्यों, क्योंकि उनमें ओवम की नंबर 1 ही होती है, पूरी प्रोसेस समान होती है पर नाम अलग अलग होते हैं। वहां पर ये प्रोसेस समान होगी, उसमें भी गुणन की अवस्था होगी, वृद्धि की होगी और परिपक्व की अवस्था होगी। पर जो स्पर्मेटोगोनिया है उसकी जगह नाम क्या हो जाएंगे, oogonia। क्यों, क्योंकि स्त्रियों में जो युग्मक जनन की प्रक्रिया होती है उसका नाम होता है
अंडाणु जनन या ओवम जनन भी बोलते हैं उसको, oogenesis भी बोला जाता है, ओवम जनन नहीं oogenesis बोला जाता है उसको। यहाँ पर अभी जो हम प्रक्रिया पढ़ रहे हैं वो स्पर्मेटोजेनेसिस है। मैंने दोनों को इसलिए अलग अलग बता रही हूँ, नहीं तो मैं एक ही वीडियो में दोनों में डाल सकती थी, पर मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि कंफ्यूजन होता है। तो आज हमने जो प्रक्रिया पढ़ी है वो मेल में पढ़ी है, बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि मेल में कौन सी होती है और फीमेल में कौन सी होती है। तो आपको इसको कैसे याद रखना है, मेल में जो गैमेट होते हैं उसका नाम स्पर्म होता है, शुक्राणु होता है, तो ऑब्वियसली उसमें क्या होगा, शुक्र जनन की प्रक्रिया होगी। फीमेल्स में किसका निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है, तो उसमें जो प्रक्रिया होगी उसको अंड जनन की प्रक्रिया या oogenesis बोलते हैं। कभी कभी इनमें डिफरेंसेस भी पूछते हैं, अंतर भी पूछ लेते हैं कि शुक्र जनन और अंड जनन की प्रक्रिया में क्या अंतर है। तो जब आप अगर इसको अच्छे से लर्न कर लोगे, अगर ये चीज आपको अच्छे से समझ में आएगी तो ही आपको अंडाणु जनन की प्रक्रिया समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। इसलिए आपको ये स्टेप बाय स्टेप लर्न करना है। सबसे पहले इसमें क्या चीज याद करना है कि ये अवस्था होती कहाँ पर है, ये अवस्था कहाँ होती है, वृषण या टेस्टिस के अंदर होती है। तो टेस्टिस की जो जर्मिनल एपिथेलियम है उसमें शुक्र जनन की जो प्रक्रिया होती है वो 3 अवस्थाओं में होती है। पहली हो गई गुणन की अवस्था, दूसरी वृद्धि की अवस्था और तीसरी परिपक्वन की अवस्था। अब यहाँ पर क्या होता है, जर्मिनल एपिथेलियम की सेल डिवाइड होती है तो जिससे 8 सेल्स बनती है, 8 सेल में से एक सेल बड़ी होती है और वो क्या बनाती है, प्राइमरी और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये फिर से डिवीजन इनमें होता है, स्पर्मेटिड्स बनते हैं और यही स्पर्मेटिड स्पर्म्स में कन्वर्ट होते हैं। तो मेल अगर हम देखें तो मेल में स्पर्म्स की नंबर बहुत ज्यादा होती है, करोड़ों में की संख्या में बनते हैं और ये कोई सीजन नहीं होता है पर्टिकुलर, उनमें ये प्रोसेस चलती ही रहती है, कभी भी मतलब स्पर्म का बनना रुकता नहीं है। फीमेल्स में ये चीज रुक जाती है, फीमेल्स में एक टाइम पर स्टार्ट होती है और आफ्टर 40 या 45 की एज के बाद ये बंद हो जाती है, उसके बाद अंडाणु का निर्माण जो होता है वो नहीं होता है, पर मेल्स में स्पर्म का निर्माण चलता रहता है। तो आज जो हमने पढ़ी वो शुक्र जनन की प्रक्रिया, 5 नंबर का क्वेश्चन है जो पूछते ही पूछते हैं, तो इसलिए आपको ये डायग्राम से ही लर्न करना है। ये टॉपिक एंड हो गया है यहाँ।